हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी आरओ आरओ एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज जो प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे यूपीपीसीएस 1 द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये आपका टेस्ट नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत हम लोग लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सामान्य अध्ययन जीएस दोनों सेक्शन को, सामान्य अध्ययन जीएस और हिंदी वाले सेक्शन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें, जिससे कि जो भी नए अपडेट हैं या फिर से आरओ के लिए जो भी वीडियो या फिर से जो भी कंटेंट मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं वो समय से आपको मिलते रहें। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल को जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लें, जहाँ पे क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो पोस्ट कर दिया जाता है, जिससे कि आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकें। बाकी जो पेड ग्रुप जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे भी मैसेज करके उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगे कि ज्वाइन करना चाहिए तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें जो है आपसे लेकर के एग्ज़ाम तक जो भी टेस्ट सीरीज विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा कराए जा रहे हैं अपडेटेड, वो टेस्ट सीरीज वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे जब तक एग्जाम ना हो जाए। उसके साथ साथ आपके जो करंट अफेयर वाले सेक्शन है वो उसको भी वहाँ पे अच्छे से कवर किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वीडियो में वो सब कंटेंट आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है, वो सब कंटेंट यहाँ भी मिले प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि समय से या फिर से वहाँ पे आपको जैसे कि एक ही बार सारा कंटेंट मिल जाएगा तो अपने हिसाब से उसको आप लोग जब सॉल्व करना हो जैसे करना हो कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है जब कराया जाएगा तभी मिल सकता है, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को जैसा सही लगे, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो कंटेंट है यहाँ पे जो प्रोवाइड कराया जाता है या फिर यहाँ पे वो सब आप लोगों को नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वो सारे कंटेंट सारी मटेरियल आपको मिलेगा जो वहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। तो बाकी आप लोग कोशिश करेगा कि प्रैक्टिस सेट को पूरा सॉल्व करें और मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर टिक करें और देखें आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जिस भी सेक्शन में कन्फ्यूजन लगे, जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। देखिए, आपके जो टेस्ट सीरीज है किसी भी कोचिंग के हों, अगर क्वेश्चंस आप लोगों को उसमें अच्छे लग रहे हैं और लग रहा है कि हाँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, उसमें टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस डाले गए हैं, तो आप लोग निस्संदेह टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इस कोचिंग सेंटर या इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के या फिर इस टेस्ट सीरीज से ही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एग्जाम कहीं जो क्वेश्चंस है वो कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करें और जो भी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस के दिए जाते हैं वो सब बहुत ही ध्यान से आप सुना करें, देखा करें, और अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। और यह जो टेस्ट सीरीज आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी वाले सेक्शन को सॉल्व कराया जाएगा। बाकी जो लोग इंग्लिश में करना चाहते हैं उसे भी वहाँ पे वीडियो पॉज करके या फिर से उस पीडीएफ को वहाँ पे रोक दिया जाएगा, जिससे कि वो लोग भी टेस्ट सीरीज को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो विपो है इसके बारे में आपको बताना है। इसके अनुसार भारत में पिछले 10 वर्षों में विश्व में सर्वाधिक जीन एआई पेटेंट दायर किया है और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के बारे में कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दूसरा सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला गलत है। संयुक्त राष्ट्र विकास की ये विश्व बौद्धिक संगठन है और विपो द्वारा या कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व बौद्धिक संगठन जो है इसकी एक रिपोर्ट जो 2014 से 23 तक में भारत के इन चर्चित जो तकनीक है इसके बारे में इससे जानकारी मिलती है और जिसमें बताया गया है कि 2014 से लेकर के 2024 तक भारत द्वारा कुल 1350 पेटेंट आवेदन किए गए थे और भारत द्वारा दायर किए गए जो पेटेंट है उसमें जीन एआई आविष्कारों की कुल संख्या के मामले में चीन, अमेरिका और कोरिया, जापान के बाद भारत जो है 5वें नंबर पे है, ठीक है। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे है अमेरिका, तीसरे नंबर पे साउथ कोरिया है, चौथे नंबर पे जापान है और 5वें नंबर पे आपका भारत है, ठीक है। उसके साथ साथ चीनी कंपनी जो टेंसेंग है, पिंग इन इंश्योरेंस ग्रुप और बायडू के पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा जो जीन एआई है उसके पेटेंट प्रकाशित किए गए हैं, तो इसमें भारत नहीं है। चाइनीज कंपनी जो है इसके 10 वर्षों में सबसे अधिक पेटेंट प्रकाशित किए गए हैं, ठीक है, जीन एआई से संबंधित। तो ये आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, ठीक है। बाकी इसके बारे में अगर कुछ और हम देखें तो यह जो है इसका गठन किया गया था विपो का 1967 में। 1967 में इसका गठन या कह सकते हैं कि इसका स्थापना किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारतीय पुरावशेषों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत और अमेरिका द्वारा एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर भी हस्ताक्षर किया था इसी के अंतर्गत, और इस समझौते पर जो हस्ताक्षर किया गया था वह 2024 में किया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला
गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें इस टेस्ट सीरीज में आपको करंट अफेयर और जीएस दोनों सेक्शन देखने को मिलेंगे, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ भारत पूर्व अवशेषों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? देखिए इसका आंसर बता ही दिए हैं, अमेरिका है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस ग्रह पर तरल पानी की खोज की है? मंगल, टाइटन, बुध या फिर शुक्र? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, यह मंगलवार नहीं मंगल है। ठीक है, मंगल ग्रह पर खोज की गई है। ठीक, मंगल ग्रह पर खोज की गई है और इसमें बताया गया है कि मंगल की जो चट्टान है इसकी बाहरी परत के अंदर तरल पानी के महासागर हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और जब वैज्ञानिकों ने ग्रह पर तरल पानी की खोज की थी, मंगल ग्रह की मध्य परत में तरल पानी होने की संभावना बताई गई है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो आपका प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है, जो PNAS पत्रिका में इसका प्रकाशन किया गया था सबसे पहले। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि मंगल ग्रह की जो परत है उसके 10 से लेकर के 20 किलोमीटर गहराई में पानी की संभावना बताई गई है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। हाल ही में किस संगठन ने अमेजन के पुनर्वनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? आपको बता, विश्व बैंक, ADB, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, विश्व बैंक द्वारा जो अमेजन वन है उसका पुनर्वनीकरण करने के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया गया है। ठीक है, और यह जो बॉन्ड है $225 मिलियन के बराबर का होगा। ठीक है, और इसकी जो समय सीमा है 9 वर्ष की होगी, ये भी याद रखिएगा। इसका जो टेन्योर है या समय जो है 9 वर्ष का होगा। ठीक, सही आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन KAPS किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काकरापारा गुजरात में है। काकरापारा गुजरात में है और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि KAPS काकरापारा परमाणु ऊर्जा जो स्टेशन है इसके चौथे और भारत का दूसरा जो 700 मेगावाट परमाणु रिएक्टर है इसको 2024 में पूर्ण क्षमता से इसका संचालन किया गया था। ठीक है, और यह 90% स्वदेशी डिजाइन द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसलिए भी यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसका जो चौथा इसका रिएक्टर है उसका जो कह सकते हैं कि परीक्षण किया गया है या फिर से इसका जो शुरू किया गया है वह 2024 में किया गया है और इसकी उत्पादन क्षमता 700 मेगावाट है, ये भी याद रखिएगा। 700 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता। सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर को नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। भारतीय मूल की सांसद लिसा नंदी को ब्रिटेन की संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। ब्रिटेन के बकिंघम पैलेस में घोषणा किया गया कि चार्ल्स ने, जो किंग चार्ल्स हैं, इनके द्वारा घोषणा किया गया कि लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर को नए सरकार गठन करने के लिए आमंत्रित किया गया। ठीक है, और इसके साथ साथ स्टारमर के नेतृत्व में 412 सीट जीत करके कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा 14 वर्षों के शासन को खत्म किया गया है। ठीक है, जो कंजर्वेटिव पार्टी की 14 वर्षों का सरकार था, 14 वर्षों से शासन में थी, उसको समाप्त किया गया है। ठीक है, और ब्रिटेन के यह 58वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। हाल ही में भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी है? डायना पुडोले। ठीक है, डायना पुडोले जो भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन बनी है और उनके द्वारा चेन्नई में MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में सैलून श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता गया था। ठीक है, इसके साथ साथ ये 2 बच्चों की मां है और पुणे में एक शिक्षिका के रूप में भी कार्य करती हैं और वह राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के हिस्से के रूप में कठोर परीक्षणों से गुजरने के लिए भारत से इनको चुना गया था। ठीक है, मतलब भारत से 200 महिलाओं का चयन हुआ था जिसमें से अंतिम रूप से इनका चुनाव किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ये आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है, आप लोग जो है इसे पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में किस देश के राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया है? किस देश द्वारा राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया गया है? यह लागू किया गया ऑस्ट्रेलिया द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के कर्मचारियों को काम के घंटों के बाहर अपने मालिकों को अनदेखा करने का अधिकार होगा, क्योंकि यह जो नया कानून है यह राइट टू डिस्कनेक्ट का क्या देता है? अधिकार देता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? रूमी फर्स्ट हाइब्रिड मोबाइल परीक्षण जो है मोबाइल से, इसका किसके द्वारा परीक्षण किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत द्वारा।
भारत के अंतरिक्ष प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट का 2024 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ठीक है, रूमी फर्स्ट यह जो है इसका सफल प्रक्षेपण भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट प्रक्षेपण का एक क्या है, एक पार्ट के रूप में इसे क्या किया गया, प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका ये हो जाएगा, भारत द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर के ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एनसीईआरटी या फिर नीति आयोग? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एनसीईआरटी के साथ मिलकर के शिक्षा मंत्रालय द्वारा सपनों की उड़ान एक ई पत्रिका लॉन्च की गई है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? इसकी स्थापना की गई है खान मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह के दौरान राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार जो 2023 है यह प्रदान किया। उसके साथ साथ राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना भी किया गया और भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों और उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों मतलब किसी व्यक्ति विशेष को भी और एक समुदाय मतलब एक टीम को भी सम्मानित करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, तो यह जो पुरस्कार है किसी व्यक्ति विशेष को भी दिया जा सकता है या फिर से ग्रुप में भी यह प्रोवाइड कराया जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, खान मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में देखिए। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था और हाल ही में सरकार द्वारा इस मिशन को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि इसे मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। जून 2015 में स्मार्ट सॉल्यूशन के अनुप्रयोग के माध्यम से नागरिकों को जीवन की गुणवत्ता, स्वच्छता और संवहनी वातावरण प्रदान करने के लिए 100 शहरों के आवश्यक बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब भेंट किया था और यह उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ठीक है, भीष्म क्यूब जो है प्रधानमंत्री मोदी जब यूक्रेन यात्रा पर थे तब इनके द्वारा उसे भेंट किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में कहाँ वैश्विक मुथामिज मुर्गन सम्मेलन का आयोजन किया गया था? इसका सम्मेलन का आयोजन जो है तमिलनाडु में हुआ है, ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है? दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कहाँ खोजा गया है? यह खोजा गया है बोत्सवाना में और ये भी उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ठीक है, और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। ठीक है, जो 2492 कैरेट का है, जिसे कनाडा की खनन कंपनी लुकारा डायमंड के द्वारा खोजा गया है और यह जेम क्वालिटी का हीरा है जो दुनिया के सबसे बड़ा हीरा यानी कलिनन डायमंड के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डायमंड है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। बोत्सवाना में इसे खोजा गया है और एक कनाडाई कंपनी द्वारा इसे खोजा गया था, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ खोला गया है? दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय जिसका नाम है कानू, इसे कहाँ खोला गया है? इसे खोला गया है कर्नाटका में खोला गया है। ठीक है, दक्षिण भारत आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू, इसे 25 अगस्त 2024 को कर्नाटक के BR हिल्स स्थित जनजातीय स्वास्थ्य संसाधन केंद्र में लॉन्च किया गया है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 1 जून 2024 से 3 नए क्रिमिनल कानून लागू हो गए। IPC के स्थान पर लागू भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला जो है गलत हो जाएगा। क्यों गलत क्यों है? इसकी अगर हम बात करें 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल कानूनों को लागू किया गया। याद रखिएगा 1 जून से नहीं बल्कि 1 जुलाई से लागू किया गया है। तो यह क्वेश्चन बन सकता है कि 3 जो IPC और CRPC ये 3 जो कानून हैं जिसे हटा करके नए कानून लागू किए गए हैं, इसे कब लागू किया गया था? ठीक है, 1 जुलाई 2024 से इसे लागू किया गया था। और इसके बारे में अगर हम कुछ और देखें तो इसके अंतर्गत जो है BNS कानून में IPC के 22 प्रावधानों को रद्द कर दिया गया। IPC जो है इसी को BNS में कन्वर्ट कर दिया गया है और इसमें से 22 जो प्रावधान थे उनको रद्द कर दिया गया है। 175 कानूनों में बदलाव किया गया है। इसी के साथ कानून में 8 नए धाराएं जोड़ी गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं हैं, तो याद रखिएगा। बाकी 1898 में जो CRPC बना था इसकी जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लागू किया गया। ठीक है, तो IPC की जगह BNS को लागू किया गया है, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लागू किया गया है और CRPC के 9 प्रावधानों को रद्द किया गया है, 160 प्रावधानों में बदलाव किया गया है और 9 नए प्रावधानों के इसमें
जोड़ा गया है, ठीक है। और सीआरपीसी में कुल जो धाराएं हैं वह 533 हैं, याद रखिएगा। जो आपका बीएनएस है इसमें कुल 356 धाराएं हैं। सीआरपीसी जिसमें चेंज किया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में, इसमें कुल 533 धाराएं हैं। इसके साथ साथ 1872 में जो इंडियन एविडेंस कोड की मतलब इसे लागू किया गया था 1872 में, इंडियन एविडेंस कोड, इसे अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 में कन्वर्ट कर दिया गया है। और इसके अंतर्गत 5 प्रावधानों को रद्द कर दिया गया है, 23 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। और अब जो है कुल धाराओं की संख्या बढ़ करके 100, मतलब टोटल धाराएं जो है वो 170 हो गई हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। बाकी इसके बारे में सारे फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चंस बन सकते हैं। हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अपने कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम अर्थात यूपीएस की पेशकश करने वाला पहला राज्य बन गया है। और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली जो सरकार है उसके द्वारा यह कदम उठाया गया था, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गौ जातीय प्रजाति मिथुन बोस, जिसका वैज्ञानिक नाम बोस फ्रंटलिस है, इसको पंजीकरण किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या फिर आपका सिक्किम? किस राज्य द्वारा किया गया यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, असम द्वारा। असम द्वारा किया गया, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। मिथुन जिसे बोस फ्रंटलिस के नाम से जाना जाता है, पहाड़ी जनजातियों द्वारा पारंपरिक रूप से पाले जाने वाले मवेशियों की एक अर्ध जंगली प्रजाति है। और पहली बार इस जानवर को असम में दर्ज किया गया है, जो पशु विज्ञान में एक महत्वपूर्ण खोज है, ठीक है। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। इसकी जो खोज है असम में की गई है, ठीक है। किस देश ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश देने की अनुमति दी है? भारत सहित किसके द्वारा दी गई है? यह जो है श्रीलंका के द्वारा दी गई है, ठीक है, जिसमें भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ताम्र पसाड़ी की संस्कृति के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? वे मातृ देवी की पूजा करते थे। यहाँ से कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियों की पूजा के प्रमाण मिले हैं। शेर धार्मिक पंथ का प्रतीक था। मालवा में वृषभ मूर्तिकाएँ प्राप्त हुई हैं। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर धार्मिक पंथ का प्रतीक था। ये आपका गलत हो जाएगा। ताम्र पसाड़ी संस्कृति की अगर हम बात करें तो धार्मिक पंथ या धार्मिक जो प्रतीक था वह शेर नहीं बल्कि क्या था? यह जो है आपका सांड था, ठीक है, सांड, ठीक। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक संगठन जन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। कौन सा विकल्प सही है? जन में सदस्यों की कुल संख्या 100 से अधिक थी। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार किया गया है। और रचाओं में 2 जनों की संयुक्त युद्ध क्षमता 21 बताई गई है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। पहले में क्या कह रहा है कि जन में सदस्यों की कुल संख्या 100 से अधिक बताई गई है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में वर्णित है कि किसी भी जन में सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 100 से अधिक नहीं थी, जिसका उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा तीसरा इसका सही हो जाएगा, ठीक है, दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। बौद्ध दर्शन के बारे में देखिए, इसके अनुसार संसार नित्य एवं अस्थायी है, संसार अनात्म है, मध्यम मार्ग का अनुसरण कर मनुष्य दुखों से मुक्ति पा सकता है। कौन सा विकल्प बौद्ध धर्म के बारे में सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। पहले में क्या कह रहा है कि इसके अनुसार संसार नित्य एवं अस्थायी है। बौद्ध धर्म का मानना था कि संसार नित्य एवं अस्थायी न होकर के संसार के प्रत्येक वस्तु विशेष परिस्थितियों और कारण से उत्पन्न होते हैं, और इसीलिए संसार की सभी वस्तुएं सापेक्ष परिस्थितियों और कारण विशेष पर निर्भर करती हैं। मतलब इनका क्षणिक और यह जो है शाश्वत रूप से न होकर के इनका महत्व जो है क्षणिक होता है, या कह सकते हैं कि यह लंबे समय, या कह सकते हैं कि हमेशा नहीं रहती हैं, ठीक है। यह विशेष महत्व की होती हैं और एक समय के बाद इनका क्षरण या फिर इनका छीड़ हो जाता है, ठीक है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है, ठीक है। बाकी बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार अनात्म है, अर्थात बौद्ध दर्शन जो है या बौद्ध धर्म जो है यह संसार को अनात्म मानता है, क्योंकि यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है और इस क्षण भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। बौद्ध दर्शन के अनुसार घोर तपस्या और विषयासक्ति से बीच मध्यम मार्ग अपना करके, ऐसा नहीं है कि बहुत काया क्लेश और बहुत ज़्यादा आप घोर तपस्या कर रहे हैं तभी आपको निर्वाण प्राप्त हो सकता है, आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आप मध्यम मार्गी जो मार्ग है उसे अपना करके, जैसा कि बौद्ध धर्म में बताया गया है, आप अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं और निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाए। अशोक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को
पढ़कर सुनाए जो स्वयं पढ़ नहीं सकते। अशोक ने सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। कौन इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। तीनों विकल्प अशोक के बारे में सही है। ठीक है, तीनों विकल्प हैं। अगर इसके बारे में हम और कुछ देखें, अशोक ने अपने धम्म प्रचार प्रसार के लिए अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाए थे। और अशोक ने अपने उत्तराधिकारियों को या फिर राज्य के जो अधिकारी थे इनको निर्देश दिया था कि वह राज्य में संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो स्वयं पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, और इसके लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। उसके साथ साथ अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका इन क्षेत्रों में अपने दूत भी भेजे थे, जिससे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो। ठीक है, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। इसे कूट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प। समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है अयोध्या से प्राप्त हुआ है, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, एक चीनी स्रोत में बताया गया है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बुद्ध का मंदिर बनवाया और बनवाने की अनुमति समुद्रगुप्त से इन्होंने प्राप्त किया था। और अनुमति प्राप्त होने पर यह मंदिर विशाल बौद्ध विहार के रूप में स्थापित किया गया था। और इलाहाबाद की प्रशस्ति में बताया गया है कि समुद्रगुप्त को कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है इलाहाबाद की उसी स्तंभ पर खुदा है जिस पर शांतिकामी अशोक का अभिलेख है। ठीक, तो पहला दूसरा तो आपका सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। समुद्रगुप्त के अयोध्या अभिलेख से इसकी जानकारी न मिल करके समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद अभिलेख है उससे इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद से। ठीक, तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। पांड्य राज्यों के बारे में देखिए। यह प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित थे। पाटलिपुत्र में रहने वाले मेगास्थनीज को पांड्य देशों की जानकारी थी। इसे मोतियों का देश कहा जाता था। पांड्य राज्य के बारे में कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों विकल्प इसके सही हैं। और पांड्य राज्य के बारे में अगर हम कुछ और फैक्ट देखें तो यह जो है प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग में स्थित था। और उसमें तमिलनाडु की आधुनिक तिरुनेलवेली, रामनद और मदुरै वाले जो क्षेत्र थे वो इसमें शामिल होते थे। राजधानी थी इसकी मदुरै। मेगास्थनीज ने बताया था कि पांड्य राज्य के बारे में सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है मेगास्थनीज द्वारा ही किया गया था और उसे इस राज्य के बारे में जानकारी थी। इसके अभिलेखों से मेगास्थनीज के जो उसके द्वारा जो उत्कीर्ण या फिर उसके द्वारा जो लेख लिखे गए हैं उसे से इसकी हमें जानकारी मिलती है कि मेगास्थनीज को पांड्य राज्यों के बारे में जानकारी थी। उसके साथ साथ पाटलिपुत्र में निवास करने वाले मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य जो है वो मोतियों का देश या मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, मोतियों का जो आयात निर्यात है मुख्य रूप से वहाँ से होता था। ठीक, तो तीनों विकल्प पांड्य राज्य के बारे में सही हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन के बारे में देखिए। यह सामान्य और विशेष के बीच कोई अंतर नहीं करता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के मेल से नई वस्तुएं बनती हैं। वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद की स्थापना की। वैशेषिक दर्शन ने भारत में भौतिक शास्त्र का प्रारंभ किया। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। इस ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि यह सामान्य और विशेष के बीच कोई अंतर नहीं करता, जो कि गलत है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन की अगर हम बात करें तो यह दर्शन सामान्य और विशेष के बीच में अंतर करता है। यह द्रव अर्थात भौतिक तत्वों के विवेचन को महत्व देता है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद या उलूक कणाद को माना जाता है, जो प्रकृतिवाद में अपनी अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और यह जो प्राकृतिक दर्शन है परमाणुवाद का एक रूप है। ठीक है, तो सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए, इसका गलत हो जाएगा। ठीक, बाकी विकल्प सही है। बाकी इंग्लिश वाला सेक्शन आप लोग देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुआ क्यों? क्योंकि भारत में कोई राजनीतिक एकता नहीं थी। छोटे छोटे राज्य थे और जो राज्य थे वो आपस में एक दूसरे से संघर्षरत थे, एक दूसरे से ही लड़ते थे, जिससे जो बाहरी शक्तियाँ थीं उन्हें भारत में आक्रमण करने का प्रोत्साहन मिला। उसके साथ साथ उनका विरोध करने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि ये भी था कि अगर बाहरी शक्तियाँ आक्रमण कर रही हैं तो जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थे, अगर जैसे मेरे ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है तो मेरा जो विरोधी है वो मेरा साथ न दे करके उस समय उस बाहरी शक्ति का साथ देता था कि वो मुझे हरा पाए, और वो मुझे मुझे तो हराएगा ही, मुझे हराने के बाद फिर उसको भी पराजित करता था और लूटता था जो उसका साथ देता था। ठीक है, तो जो एक राजनीतिक एकता थी उसका अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, और बाहरी शक्तियाँ को यहाँ पर आक्रमण करने के लिए इससे प्रोत्साहन मिला। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। भवन और निर्माणकर्ता
सुल्तान सुल्तान भवन का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान भवन के निर्माण की अगर हम बात करें, इसका निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। लाल महल का निर्माण कराया गया था बलबन द्वारा। और जमात खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, सुल्तान महल जो है इसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। लाल महल का निर्माण बलबन ने कराया था। जमात खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3-4-1-2। 3-4-1-2 ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ताजुल मासरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? ताजुल मासरी की रचना की थी हसन निजामी ने। और खजाइनुल फुतूह की रचना की गई थी अमीर खुसरो द्वारा। अमीर खुसरो ने खजाइनुल फुतूह की रचना की थी। तारीख़ मुबारक शाही की रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने की थी। और फतवा जहादरी की रचना जियाउद्दीन बरनी ने की थी। इसका सही आंसर 2-3-4-1 ऑप्शन ए हो जाएगा, 2-3-4-1। नेक्स्ट देखिए, रणथंबोर पे किसका शासन था? रणथंबोर पे अगर हम बात करें, यहाँ पे किसका शासन था? देखिए, रणथंबोर पे जो शासन था वो आपके हम्मीरदेव का शासन था। ठीक है, चित्तौड़ पर किसका शासन था? चित्तौड़ की अगर हम बात करें तो राणा रतन सिंह का शासन था चित्तौड़ पे। ठीक है, देवगिरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो राजा रामचंद्र थे ये देवगिरी के शासक थे। ठीक है, और गुजरात पर करदेव का शासन था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3-4-2-1 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम से लगाना है। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, तुकारोई युद्ध, मालवा पर मुगल आक्रमण और उड़ीसा पर कररानी विजय, इन सभी को आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह यह 1562 में हुआ था, 1562 में। तुकारोई का युद्ध हुआ था 1575 में तुकारोई का युद्ध हुआ था। मालवा पर मुगलों का जो आक्रमण है यह 1561 में हुआ था। और उड़ीसा पर जो कररानी विजय है यह 1568 में हुआ था, 1568 में। ठीक, तो अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह 1562, तुकारोई युद्ध 1575, मालवा पर मुगल आक्रमण 1561 और उड़ीसा पर कररानी विजय 1568। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 3-1-4-2 ऑप्शन डी हो जाएगा, 3-1-4-2। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, और इसमें कुछ अधिकारी दिए गए हैं और विहित कर्तव्य, उनके जो कर्तव्य हैं उससे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, दीवाने तन के अंतर्गत कौन सा अधिकार क्षेत्र आता था या फिर यह किसके अंतर्गत आता था? दीवाने तन की बात करें तो यह जागीर व वेतन की देखभाल करने वाले अधिकारी के अंतर्गत आता था दीवाने तन। ठीक है, जो जागीर और वेतन की देखभाल करता था वो अधिकारी जो है दीवाने तन था। ठीक है, मुस्तरफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। मुंसरिफ की बात करें तो कार्यालय को संभालने के लिए मुख्य रूप से मुंसरिफ की नियुक्ति की जाती थी। और वाकिया नवीस यह प्रमुख घटनाओं और फरमानों को क्या करता था? सूचीबद्ध करता था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3-4-1-2 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? विजयनगर के कुछ क्षेत्र और स्थिति, क्विलोन यह केरल में है, जिंजी है महाराष्ट्र में, रामनाथपुरम है केरल में और चंद्रगिरी है आंध्र प्रदेश में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंजी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्विलोन केरल राज्य में जो अरब सागर के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था और यहाँ अष्टामुडी झील स्थित है। जिंजी जो है ये आपकी महाराष्ट्र नहीं बल्कि तमिलनाडु में, जिंजी है तमिलनाडु में। और जिंजी के दुर्ग का छत्रपति शिवाजी ने अधिकृत किया था, मतलब अपने अधिकार में लिया था। और अंग्रेजों ने इसे दक्षिण का ट्रॉय कहा था, अंग्रेजों द्वारा इसे दक्षिण का ट्रॉय कहा जाता था। रामनाथपुरम केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। चंद्रगिरी आंध्र प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है, जो 11वीं शताब्दी में निर्मित चंद्रगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। पर या फिर कह सकते हैं कि यहीं पर चंद्रगिरी दुर्ग स्थित है, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो भी हो जाएगा, यही आपका गलत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में देखिए, उन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की। 1192 ईस्वी में भारत आए और वे लाहौर में बस गए थे और उनके पुस्तकों की रचना की। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। उन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की, ये बात बिल्कुल सही है। 1192 ईस्वी में वो भारत आए थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन वो लाहौर में बस गए थे, ये बात गलत है। ठीक है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में अगर हम बात करें तो सूफी सिलसिले के 12 सिलसिलों में से एक था। और इसमें सबसे जो प्रमुख सिलसिला था वो था आपका चिश्ती सिलसिला, जो बासेरा परंपरा से संबंधित था। ठीक है, देखिए एक है बासेरा, एक है बेसरा, बासरा और बेसरा। ठीक है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये बासेरा सिलसिले से संबंधित थे।
और इनके इस सिलसिले की जो स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी और यह अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से आए थे। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद 1192 ईस्वी में भारत आए और अजमेर में अपनी खानगाह, इनके जो निवास स्थान होते थे उनको खानकाह कहा जाता है, ठीक है, वहाँ पे अपना खानकाह या फिर निवास स्थान बनाया और भारत आने के बाद अजमेर में बसे और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की। तो इसका जो सही आंसर वो ए हो जाएगा। पहला दूसरा तो सही है लेकिन तीसरा गलत हो जाएगा। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। बालाजी विश्वनाथ को शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है। बाजीराव प्रथम ने निजामुल मुल्क को दक्कन प्रांतों की चौथ और सरदेशमुखी मराठों को देने के लिए बाध्य किया। बाजीराव प्रथम ने पश्चिम तट पर स्थित पुर्तगाली क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। सी गलत क्यों है, एक सेकेंड, कूट के हिसाब से आपको कूट के हिसाब से आंसर का चयन करना है, ठीक है। तो दूसरा और चौथा गलत है, ठीक, दूसरा और चौथा गलत है। इसमें दूसरा और चौथा आपका गलत हो जाएगा, ठीक। और ये गलत क्यों है, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ जो है, बालाजी विश्वनाथ को नहीं बल्कि बालाजी बाजीराव को शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है, ठीक है। तो गुरिल्ला युद्ध का शिवाजी के बाद सबसे बड़ा जो प्रतिपादक है वो बाजीराव प्रथम को माना जाता है। और बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई, जिसके बाद उनका 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना था, ठीक है, बाजीराव प्रथम पेशवा बना था। और बाजीराव प्रथम पश्चिमी तट से पुर्तगालियों के अधिकार को समाप्त करने में सफल नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप पुर्तगालियों ने पश्चिमी तट के क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, ठीक है। तो सही आंसर जो है दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 1750 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों को हुक्म दिया कि वे किलेबंदी रोकें और बकाया राजस्व चुकाएं। जब अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की बात नहीं मानी तो उसने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर आक्रमण कर दिया। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है। और नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों के हाथ से कलकत्ता के निकल जाने के बाद कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के लिए सेना भेजी। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है उसका आपको चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1750 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, यह गलत है, ठीक है। 1750 में नहीं बल्कि 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बना। सिराजुद्दौला की बात करें तो यह एक मतलब शासी शासक था और अंग्रेज़ों से उसकी आक्रमण मतलब अंग्रेज़ों के जो साम्राज्य थे या फिर से जो भी उनके द्वारा भारतीय साम्राज्य या भारतीय शासन व्यवस्था में जो हस्तक्षेप किए जाते थे, जो मनमाना भारत के संपत्ति का दोहन होता था उसमें उसके द्वारा हस्तक्षेप किया गया, जिस कारण अंग्रेज़ों से अनबन हुई। और उसके बाद जो है बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिसके फलस्वरूप अंततः प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला मारा गया और उसका जो शासन है साम्राज्य वो समाप्त हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो है मीर जाफ़र शासक बनता है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, यही गलत है, ठीक है। ये अस्थायी बंदोबस्त के बारे में देखिए। इस बंदोबस्त की शर्तों के अनुसार राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का अधिकार दिया गया। किसानों की ओर से चुकाई जाने वाली राशि को प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है यह बताना है। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा गलत है। और तीसरा गलत क्यों है इसकी अगर हम बात करें तो अस्थायी बंदोबस्त के बारे में, अस्थायी बंदोबस्त की जो शर्तें थी इसके अनुसार राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें यह जमींदारी सौंपी गई कि वे किसानों से लगान वसूल करें और उसी के साथ कंपनी को राजस्व की क्या करें, भरपाई करें। तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि किसानों की ओर से चुकाई जाने वाली जो राशि है इसको अस्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया था, इसी कारण तो इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिवर्ष जो राजस्व है उसका निर्धारण नहीं किया जाता था, एक ही बार उसका निर्धारण होता था, ठीक है। और उसके बाद सूखा पड़े अकाल पड़े आपको उतना राजस्व देना है चाहे आप जहाँ से दें, ठीक। तो पहला दूसरा आपका सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ किया गया था। देखिए ब्रह्म समाज का जो स्थापना है वो किया गया था कलकत्ता में। और मानव धर्म सभा का स्थापना किया गया था मुंबई में। आर्य समाज का स्थापना ये हुआ था कहाँ पे। देखिए आर्य समाज की स्थापना की अगर हम बात करें, आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो ये आपके मुंबई में हुआ था। ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था कोलकाता में, ठीक है। और आपका जो नवदा उल उल्म है, उल उलमा की स्थापना की गई थी लखनऊ में,
ठीक। और उसके साथ साथ जो मानव धर्म सभा है इसका स्थापना किया गया था सूरत में। ठीक है, मानव धर्म सभा का स्थापना सूरत में किया गया। ठीक, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था आपके कोलकाता में, मानव धर्म सभा का स्थापना सूरत में किया गया था, आर्य समाज का स्थापना मुंबई में हुआ था और नवदा उल उलमा का स्थापना लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस स्थगन का चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था, जिसके पीछे जो मुख्य वजह थी वह चौरी चौरा में जो हिंसक घटना हो गई थी, जिसमें क्रांतिकारियों द्वारा एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, जिसमें बहुत सारे जो पुलिस थे वो मारे गए थे, जिस कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, तो दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के बारे में देखिए, जो कुछ समझौते हुए थे, ठीक है, उनको कालक्रम से आपको लगाना है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह जो है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन यह 23 मार्च, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 23 मार्च 1931 को हुआ था, 1931 को। ठीक है, भगत सिंह को फांसी दी गई थी कब? भगत सिंह को फांसी, एक सेकेंड, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है वह 29 से लेकर के 31 मार्च तक, 29 से लेकर के 31 मार्च तक चला था। ठीक है, यह अधिवेशन 29 से लेकर के 31 मार्च तक चला था। और पूना समझौता जो हुआ था वह 24 सितंबर 1932 को हुआ था, 1932 को। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 3, 2, 4, ऑप्शन डी, 1, 3, 2, 4, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि की बात करें तो इलाहाबाद की संधि की गई थी 1746 में, 1746 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, और एक्सला सैम्पल की संधि 1748 में हुई थी। ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार, ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर जो अधिकार किया गया था, यह किया गया था आपका ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 में किया गया था। इलाहाबाद की संधि वही जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, और एक्सला सैम्पल की संधि जो की गई थी वह आपका 1748 में हुआ था। ठीक है, और दुबले को जो उसके पद से हटाया गया था 1754 में हटाया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 3, 2, 1, ऑप्शन बी, 4, 3, 2, 1, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन यह कब हुआ था? यह हुआ था आपका 2 सितंबर 1946 को, 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत जो पहुंचा था 24 मार्च 1946 को, 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। ठीक है, और इसके बाद है आपका मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस जो मनाई गई थी 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस। जिन्ना द्वारा शिमला कांग्रेस को जो विध्वंस जो किया गया था, विध्वंस करने की जो घोषणा की गई थी वह 14 जुलाई 1945 को की गई थी। कब की गई थी? 14 जुलाई 1945 को, 1945 को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका DBCA, ऑप्शन बी, DBCA, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। महात्मा गांधी द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी? इन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। राम मनोहर लोहिया द व्हील ऑफ हिस्ट्री की रचना राम मनोहर लोहिया द्वारा की गई थी। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडिया डिवाइडेड की रचना की गई थी। अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम की रचना की थी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखिए, इन्हें घटना जो क्रम है इनको क्रम से आपको लगाना है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता, अभी ऊपर हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए हैं। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। और भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी ये भी हम लोग ऊपर देखे ही हैं, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 का कराची अधिवेशन, ये भी आपका 29 मार्च से 31 मार्च तक हुआ था 1931 में। चंद्रशेखर आज़ाद की जो शहादत है यह जो है आपका कब हुआ था? 27 फरवरी 1931 को। ठीक,
27 फरवरी 1931 को। देखिए क्वेश्चन सेम है, बस एक ऑप्शन इसका बदला है चंद्रशेखर आज़ाद वाला, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 1, 2, 3 ऑप्शन ए हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। हिमालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यह नए वलित पर्वत यंग फोल्ट माउंटेन है, इनमें भू अविनति चट्टानें हैं, हिमालय की अग्रभ्रंश हिमालयन फ्रंट फॉल्ट HFF हिमालय को तिब्बत से अलग करता है, सिंधु और सतलज नदी हिमालय में पूर्ववर्ती अफवाह बनाती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। हिमालय के जो अग्रभ्रंश हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट या शिवालिक अर्थात बाह्य हिमालय को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करते हैं, ठीक है। बाह्य हिमालय को शिवालिक से अलग करते हैं, ठीक। बाह्य हिमालय जो शिवालिक है इसको उत्तरी मैदान से अलग करते हैं। बाकी अगर जो हिमालय का ट्रांस फॉल्ट है जिसे तिब्बतियन कहा जाता है, बृहद महान हिमालय, यह तिब्बत को हिमालय से अलग करता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बराक की सहायक नदी नहीं है? जीरी, मधुरा और रदाक। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा 1 और 2। बराक नदी का जो उद्गम है माओ सोंगसांग के निकट मणिपुर की पहाड़ी से होता है। बराक नदी बेसिन के अंतर्गत मणिपुर, मिजोरम, असम, बांग्लादेश मतलब इन 4 राज्यों से होकर के बराक नदी बहती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं जीरी, चीरी, मधुरा, ढलेश्वरी, शिंगला, लोंगाई, सोनाई, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। रायदाक या ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। रायदाक है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तो ये सही हो जाएगा, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु की विशेषता है? लगभग पूरे वर्ष अपेक्षाकृत उच्च तापमान, शीत ऋतु शुष्क और उच्च दैनिक तापांतर। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। उच्च दैनिक तापांतर यह गलत है। भारतीय उपमहाद्वीप की जो जलवायु है यह उष्ण कटिबंधीय जलवायु है और पूरे वर्ष अपेक्षाकृत उच्च तापमान और मुख्य रूप से शुष्क शीत ऋतु उष्ण कटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है। भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके पूरे भारत क्षेत्र में दोनों ही विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके साथ साथ भारत के विभिन्न भागों में तापांतर में अत्यधिक भिन्नता देखने को मिलती है। उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र के जो दैनिक तापांतर है इसमें 15 से 20 डिग्री सेल्सियस और कभी कभी इससे भी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। बाकी दक्षिण भारत में जो दैनिक तापांतर वो 4 से 5 देखने को मिलता है, ठीक है। तो उच्च दैनिक तापांतर हर जगह देखने को मिलता है, यह गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है और काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो इसका सबसे अधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। बाकी कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश इन राज्यों में भी ये पाई जाती है। और इसका जो काला रंग होता है वह टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट जीवाश्म और लोहे की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। इसमें नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, सूखने पर यह फट जाता है, कपास की अच्छी कृषि की जाती है, ठीक है। तो ये सभी इसकी विशेषताएं याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस स्पीसीज युग में उच्च गुणवत्ता वाली ऊन की थोड़ी मात्रा पाई जाती है? यह जो स्पीसीज है यह पश्मीना बकरी और अंगोरा खरगोश की है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक। पश्मीना बकरी जिससे पश्मीना ऊन प्राप्त होता है, जो विश्व की सबसे अच्छी ऊन मानी जाती है। पश्मीना जो बकरी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अंगोरा खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त होता है और यह खरगोश की जो प्रजाति है भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी वाले क्षेत्र, वहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। ये भी याद रखिएगा कि पश्मीना बकरी कहाँ पाई जाती हैं और अंगोरा खरगोश कहाँ पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमित करना है। कुछ केंद्र दिए गए हैं और खनिज दिया गया है, माकूमा, डल्ली राजहरा, कोरापुट और चित्रदुर्ग, ठीक है। कौन किसके लिए प्रसिद्ध है इससे आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। देखिए, माकूम की अगर हम बात करें, यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। डल्ली राजहरा है कोयला के लिए, कोरापुट मैग्नीज के लिए और चित्रदुर्ग बॉक्साइट के लिए, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, देखिए इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई। माकूम की अगर हम बात करें, माकूम जो प्रसिद्ध है वह कोयले के लिए प्रसिद्ध है। डल्ली राजहरा है लौह अयस्क के लिए, डल्ली राजहरा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट जो है जो कि उड़ीसा में है, बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और चित्रदुर्ग मैग्नीज उत्पादन के लिए, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी हो जाएगी, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक। भूस्खलन के बारे में देखिए, यह आकस्मिक और कादाचनिक होती हैं और यह तब होती हैं जब ढालमंद होता है।
खनन क्रिया भी भूस्खलन के लिए उत्तरदायी है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ये तब होती हैं जब ढाल मंद होता है, यह तब होंगी जब ढाल तीव्र होगा, न कि ढाल मंद होगा। तो दूसरा आपका गलत है, पहला तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित उमों में से कौन सा एक सही नहीं है? बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, भोराघाट हिमाचल और पालघाट केरल। कौन सा विकल्प सही है? सॉरी, कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं। भोरघाट कहाँ पे है? यह जो है आपके महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है भोरघाट। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना। कुछ जलप्रपात दी गई हैं और नदी दी गई है। दूध सागर जलप्रपात का निर्माण किस पे किया गया है? और जोग, गोकक, दूध सागर जलप्रपात की अगर हम बात करें, इसका जो निर्माण है मांडवी नदी पर हुआ है। डोडुमा जलप्रपात का निर्माण हुआ है मचकुंड नदी पर। गोकक जलप्रपात की बात करें तो यह आपके घाटप्रभा नदी पर है और जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन एक, 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, ठीक है। इसमें फसल और बीमारी का नाम, गन्ना में कौन सा बीमारी लगता है? गन्ना में लगता है आपका रेड रॉड रोग, धान में लगता है खैरा रोग, अरहर में उकठा और आलू में झुलसा। सही आंसर 2 3 1 4, सॉरी 2 3 4 1, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। कौन इसमें से सही सम्मिलित नहीं है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, थुम्बा है केरल में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक में है और पोखरण है राजस्थान में। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यह कहाँ पे है? कर्नाटक नहीं बल्कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसकी वजह क्या है? चंद्रमा के धरातल पर, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिस कारण वहाँ पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, ठीक है। अलेघनी पर्वत कहाँ पे है? अलेघनी पर्वत है संयुक्त राज्य अमेरिका में, कैटाब्रियन पर्वत है स्पेन में, एल्ब्रूज पर्वत है ईरान में और मैकेंजी है कनाडा में। इसका सही आंसर 4 3 2 1, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन 2 इसका, सॉरी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को कुछ देश दी गई है और इसकी राजधानी दिया गया है। ठीक है, बुरुंडी की राजधानी कहाँ है? बुरुंडी की राजधानी है बुजम्बुरा, बुजम्बुरा। ठीक, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, लाओस की राजधानी है वियंतियन और माली की राजधानी है बमाको। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 1 4 2, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, खार्तूम किस नदी के तट पर स्थित है? खार्तूम की अगर हम बात करें, यह स्थित है आपके नील नदी के तट पे। ठीक है, नील नदी के तट पर स्थित है। ब्राज़ाविले जायरे नदी के तट पर स्थित है। रॉटरडम, रॉटरडम की अगर हम बात करें, यह आपके सीन नदी के तट पे, एक सेकेंड, रॉटरडम, रॉटरडम राइन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, पेरिस है सीन नदी के तट पे। ठीक, रॉटरडम जो है राइन नदी के तट पे और पेरिस आपके सीन नदी के तट पे। बाकी खार्तूम नील नदी के तट पे, ब्राज़ाविले जायरे, रॉटरडम राइन, पेरिस सीन। इसका जो सही आंसर वो जाएगा 2 1 4 3, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कोलोराडो नदी दी गई और बांध दिया गया है। कोलोराडो नदी पर कौन से बांध बनाया गया है? कोलोराडो नदी पर बांध बनाया गया है हूवर बांध। ठीक है, कोलोराडो नदी पर हूवर बांध। दामोदर नदी पर पंचेत बांध का निर्माण किया गया है। नील नदी पर अश्वान बांध का निर्माण और जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध का निर्माण किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन डी, 4 3 1 2, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? खिरगिज मदेशिया में जनजाति पाई जाती है, मासाई जनजाति पश्चिमी अफ्रीका में और रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में और एस्किमो ग्रीनलैंड में। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मासाई जनजाति की बात करें, यह पश्चिमी अफ्रीका में नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका के, मुख्य रूप से केन्या, तंजानिया, युगांडा के पठारी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। पश्चिमी नहीं, पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती हैं और इसमें भी मुख्य रूप से केन्या, तंजानिया, युगांडा वाले क्षेत्रों में। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में शामिल किया जाता है? स्वर्णिम अर्धचंद्र में किसको शामिल किया जाता है? देखिए, स्वर्णिम अर्धचंद्र की अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत आपके अफगानिस्तान आएगा, ईरान आएगा और पाकिस्तान। ये सब तीनों देश जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और यह अफीम उत्पादन और निर्यातक देशों के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, जिनको सम्मिलित रूप से स्वर्णिम अर्धचंद्र का पार्ट कहा जाता है, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान आता है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, 1 2 4, 1 2 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? पराग्वे, पराग्वे में है पंपास, अमेरिका में है मानिटोबो, मोरक्को में एटलस पर्वत और ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी,
मोरक्को में एटलस पर्वत है, ये बात बिल्कुल सही है। और पंपास घास का जो मैदान है मुख्य रूप से अर्जेंटीना में पाया जाता है। किम्बरले की जो विश्व प्रसिद्ध खान है या अफ्रीका में है। और मनीटोबा या कनाडा का एक प्रांत है, ठीक है, मनीटोबा कनाडा का एक प्रांत है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, ठीक है। कुछ औद्योगिक क्षेत्र दिए गए और देश दिया गया है, ठीक। बात करें अगर किनकी यह किस देश में स्थित है? किनकी जो है यह है जापान में। कैंटन कहाँ पे है? कैंटन है आपके चाइना में। लॉरेन क्षेत्र है फ्रांस में। और बैलो हॉरिजॉन्टले है ब्राज़ील में। इसका सही आंसर है 2, 1, 4, 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस विषय में भिन्न है? वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था, द्विसदनी विधायिका या फिर न्यायिक पुनर्विलोकन। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, ठीक है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च और प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है। उसके साथ साथ न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून या फिर न्याय पुनर्विलोकन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जबकि भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन को प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताया गया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में इससे संबंधित जो शक्ति हैं उसमें बात किया गया, जिसमें कहा गया है कि संसद द्वारा अगर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन या फिर इसे मौलिक अधिकारों में संशोधन या फिर किसी भी पार्ट में संशोधन किया जाता है तो यह जो है अनुच्छेद 13 का उल्लंघन माना जाएगा और उसे जो है उसका संसद या कह सकते संसद कह रहे हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वह किस देश से भारत में लिया गया है, ठीक। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कौन सा सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को आश्रय दिया। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए और क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया। इसमें बताना है कौन सा विकल्प आपका सही है, ठीक है, कौन सा विकल्प सही है, एक सेकेंड। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करना, वैज्ञानिक के स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भावना का विकास करना, सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना, अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे किसी लोक सेवक पर आक्रमण न करना। कौन इसमें से मूल कर्तव्य है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार आदि की भावना का विकास करना, यह जो है मूल कर्तव्य में शामिल है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 3, 4 सही है। 1, 3, 4 सही, दूसरा गलत। दूसरे में क्या कह रहा है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते, गलत है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जबकि पहले क्या था कि दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। उसके अंतर्गत 70वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, जिसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी मतदान करने के पात्र होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी, 1, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी में भी प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, या फिर धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन डी, धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ठीक है। धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ठीक है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 109 सब क्लॉज 1 में देखने को मिलता है, ठीक है। सही आंसर डी हो जाएगा।
मुख्यमंत्री के बारे में देखिए कौन सा विकल्प गलत है। वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, या फिर उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, वह राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। यह गलत है। संविधान के अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा, इसकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, जिसके अंतर्गत भी कहा गया है कि अन्य जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे और राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन करता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, अपॉइंटेड किया जाता है, न कि उसका सिलेक्शन किया जाता है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये यही गलत है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं जो अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए कोई मामला है, ठीक है, कोई मामला है और उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, किसी मामले से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है और उसके 2 वर्ष बाद सेम कंडीशन, ठीक है, जो मामले जिस मामले से संबंधित सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया था, सेम वैसा ही मामला कोई और आता है और उसे हाई कोर्ट में लेके जाया जाता है। तो हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, उसी आधार पर, उसी बेस पे, उसी प्रकार निर्णय देगा। सुप्रीम कोर्ट से अलग जाकर के निर्णय नहीं देगा। इसी का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को अभिलेख के रूप में रखा जाएगा और भविष्य में उस प्रकार के किसी भी मामले की अगर सुनवाई हाई कोर्ट द्वारा की जाती है तो वैसा ही निर्णय दिया जाएगा, उसी को आधार बना करके दिया जाएगा। उसके ऊपर या फिर उसके विपरीत या फिर उसको जो है काउंटर, ऐसा नहीं निर्णय देना चाहिए जिससे कि उसमें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में और हाई कोर्ट के निर्णय में काउंट्रोवर्सी उत्पन्न हो। ठीक है, इसी को कहा जाता है अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 129 में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। पंचायती राज के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। यह एक त्रिस्तरीय संरचना है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G उसके महत्व को बढ़ाता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है यह बताना है। ठीक है, कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गलत है। इसमें क्या कह रहा है कि 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, जो कि गलत है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 से, तो बी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषित, अल्पसंख्यक शब्द को भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है बी। दोनों विकल्प सही है लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। संविधान में ये कहा गया कि किसी भी राज्य में जिसकी आबादी, जिस जनसंख्या की आबादी या जिस कम्युनिटी, जिस समुदाय की आबादी 50% से कम है, उसे उस स्टेट में, उस क्षेत्र में अल्पसंख्यक माना जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, 1939 में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र देने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? राज्यपालों ने संवैधानिक प्रावधान के रूप में कार्य करने से इनकार कर दिया। केंद्र ने प्रांतों को आवश्यक वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रशासन को संघीय से एकात्मक में परिवर्तित कर दिया, या प्रांतीय सरकारों की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध का पक्षकार घोषित कर दिया गया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, भारतीय जो प्रतिनिधि थे, भारतीय सरकार जो थी, इसकी सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया, जिसके विरोध के कारण भारत की जो मंत्रिमंडल है जो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, और उस समय भारत का जो वायसराय था वह लिनलीथ वो था। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इससे वाक्य स्वतंत्रता और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। इससे अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होता है। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधेयक उपबंध नहीं है। कौन सा विकल्प इसका सही है यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, तीनों विकल्प सही हैं। किसी को भी राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रगान गा सकता है, नहीं गा सकता है, वो उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता है। ठीक है,
लेकिन हाँ ये है कि अगर राष्ट्रगान चल रहा है उस समय आप बैठे हैं तो यह राष्ट्रगान का अपमान माना जाएगा। आप खड़े हो न गाएं वो सही है, लेकिन आपको उस समय बैठे नहीं रहना है। ठीक। भारत के संविधान में अंतर्विष्ट मूल कर्तव्यों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? मूल कर्तव्य रीट अधिकारिता के माध्यम से प्रवर्तित किए जा सकते हैं। मूल कर्तव्य संविधान के अंगीकरण के समय से इसका एक भाग है। मूल कर्तव्य षोडश समिति की संस्तुतियों के अनुसार संविधान का एक भाग बना। मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर लागू होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीसरा और चौथा सही है, पहला दूसरा गलत है। ठीक है, तीसरा चौथा सही, पहला दूसरा गलत है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1976 में हुआ था, मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था और इसे संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, तो पहला दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तीसरा चौथा सही है। नेक्स्ट देखिए, संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन आवश्यक नहीं है। चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उससे 33% का महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कूट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है। क्यों? क्योंकि संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं के 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता है और इसके लिए संविधान संशोधन भी किया गया था। और किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की गई थी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? समान कॉमन सिविल संहिता का आदर्श भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में उपवर्णित है। कुछ विषयों में भारत में उच्च न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत शक्तियाँ दी गई हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय देश के लिए प्रथम पूर्ण रूप से स्वतंत्र न्यायालय भारत के संविधान के अधीन 1950 में स्थापित हुआ। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? क्वेश्चन नंबर 80 का कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात तीनों विकल्प सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है 1950 में स्थापित किया, बात बिल्कुल सही है। और कुछ मामलों में भारत के उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय से जो हाई कोर्ट है इनको सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्तियाँ दी गई हैं। इसका एग्जाम्पल रीट जारी करने की जो शक्ति है, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में ही रीट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में भी रीट जारी कर सकता है। तो दूसरा भी आपका सही है। और पहले में कह रहा है कि जो 44 है, अनुच्छेद 44 जो है, जिसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है, या इसका जो है भारत के संविधान में अर्थात नीति निर्देशकता में उल्लेख किया गया है, ये बात भी सही है। ठीक है, तो तीनों विकल्प इसके सही हो जाएंगे। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव नहीं किया गया था? सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोग का गठन करेंगे। पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि इनकी 2 से अधिक संतानें हैं। यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण या विघटन कर दिया तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराना अनिवार्य होगा। कौन सा विकल्प इसका गलत है यह बताना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 2 से अधिक संतानें हैं तो यह जो है पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होंगे, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसमें देखिए चौथे में क्या कह रहा है कि अगर पंचायत चुनाव भंग हो जाता है तो 6 महीने के जो चुनाव का जो नया सरकार बनेगी, या कह सकते हैं कि जो नए पंचायत का जो चुनाव होगा वो 6 महीने तक कार्य करेगा। ठीक है, अतिक्रमण विघटन नहीं किया जाए तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराया जाएगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, 6 महीने के अंतर्गत चुनाव कराया जाएगा। ठीक, तो सी आपका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने के हकदार हैं जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके के कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उन्हें उनके पद से नहीं हटाया जाएगा। अरे, इसका सीधा कहने का मतलब ये है कि जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी रीति से उसे भी हटाया जाएगा। ठीक, और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक मतलब जो भी पहले हो समाप्त नहीं होगी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही हो जाएगा और पहला चौथा गलत है। पहला चौथा गलत क्यों है? देखिए, पहले तो इनकी जो उम्र है वह है 62 वर्ष नहीं 65 वर्ष और 6 वर्ष। ठीक है, अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक, और अन्य अगर हम देखें तो इनका जो वेतन और भत्ता है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार और जो वेतन है वो समान होते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 सही हैं, पहला चौथा गलत है। वित्त आयोग के बारे में देखिए, भारत की संचयी निधि से धन निकालने की अनुमति देना, प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना,
सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना, संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना और उस पर रिपोर्ट देना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। और वित्त आयोग की बात करें, इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। और इसकी जो शक्तियाँ और कार्य हैं उसकी बात करें तो करों के सभी बंटवारे, केंद्र और राज्यों के बीच करों का सही निर्धारण करना, नगर पालिका पंचायतों के लिए जो नियमित राशि और संसाधन का निर्धारण किया जाता है, इसकी सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार, विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। न्यायिक पुनरीक्षण की बात कर रहा है। न्यायपालिका का सभी विधि अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार, या फिर न्यायपालिका का सम्मान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णय के पुनरीक्षण का अधिकार। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधियों और अर्थात विधायिका और कार्यपालिका के आदेशों को संवैधानिकता के विषय में जांच करना उसकी। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। राज्यपाल के विशेष अभिभाषण और राज्यपाल द्वारा किसी अवसर पर दिए जाने वाले भाषण के बारे में कौन सा सही है? जब राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता हो, जब राष्ट्रपति आपात स्थिति में विधानसभा भंग होने की आवश्यकता हो, आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में, और जब वह इसकी आवश्यकता समझे। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, क्या पूछ रहा है, कौन सा विकल्प इसका सही है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में राज्यपाल का जो भाषण है वो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमयुक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत क्यों है? क्योंकि माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर प्रति सेकेंड की वृद्धि होती है, और नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, जिस कारण शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ठीक, ऑप्शन बी। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया के बारे में देखिए। किसी निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पार फोकस होता है, किस निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले फोकस होता है। देखिए, इसका जो सही आंसर क्या होगा? किसी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले फोकस होता है। सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक, अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है, क्योंकि जल का जो क्वथनांक है न्यूनतम वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। ठीक है, न्यूनतम वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। पीसा की झुकी मीनार के बारे में नहीं गिरती है, इसका वजह क्या है? पीसा की झुकी मीनार गिरती नहीं है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वह रेखा तल के अंदर रहती है, जिस कारण यह नहीं गिरती है। सही आंसर डी हो जाएगा। नाभ की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? नाभ की ऊर्जा नाभ के विखंडन से, और इसके संयोजन एक्सप्रेशन को आइंस्टाइन द्वारा प्रस्तावित किया गया। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। नाभ की ऊर्जा जो है नाभ की विखंडन से ही प्राप्त होती है। ठीक, ऑप्शन ए। बाकी अगर ये पूछ ले कि सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो कैसे होती है, तो नाभ की संलयन द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची आप सेकेंड से आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। भंजन किसका होता है? भंजन होता है पेट्रोलियम का, प्रगलन तांबे का होता है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण होता है, किसका होता है? खाद्य पदार्थों का वल्कनीकरण होता है रबड़ का। ठीक है, 2 3 4 1। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। ठीक, उच्च ताप पर जटिल कार्बनिक पदार्थों का छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में टूटना भंजन कहलाता है, और इससे पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। प्रगलन में तांबे के अयस्क से शुद्ध तांबा प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण से खाद्य वनस्पति तेल को खाद्य वसा में बदला जाता है। और वल्कनीकरण जो है यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें रबड़ को सल्फर के संयोग से दीर्घ सूत्रता वाली कृत्रिम रबड़ के में कन्वर्ट किया जाता है, फिर कृत्रिम रबड़ बनाया जाता है। तो सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब ये भूरे पाउडर की परत से अनाच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंग कहते हैं। जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें, रेनिन एवं टैनिन पौधों द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ है, जिसमें भूरे रंग का टैनिन चर्म शोधन में प्रयुक्त होता है।
रोगन की प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है। बाकी टैनिन का जंग लगने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल की बात करें, ये पाया जाएगा आपके दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाएगा किसमें? एसिटिक अम्ल पाया जाएगा सिरका में। और साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाएगा। ब्यूटारिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 4 1 2, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 3 4 1 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसको भी सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। विटामिन के अल्फा अल्फा, ठीक, अल्फा अल्फा में विटामिन के पाया जाता है। ठीक, और विटामिन डी की बात करें तो कांट, लीवर, यकृत का तेल जो है। विटामिन ई यह पाया जाता है गेहूँ, भ्रूण तेल में। और विटामिन सी नींबू में। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 4 3 1 2, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है। एंजाइम्स लाइपेज जो है यह एक एंजाइम है। और फॉस्फोरिलिपिड यह क्या है? यह आपका लेसिथीन है। और बहुलक है आपका पॉलीथीन। सही आंसर 2 1 3 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है आपका, कब मनाया जाएगा? यह मनाया जाएगा 24 मार्च को। विश्व इसमें क्या है, कौन सही? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। विश्व तपेदिक दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व निवारण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व निवारण दिवस या विश्व कुष्ठ निवारण दिवस जो है यह मनाया जाएगा आपका जनवरी के अंतिम रविवार में। ठीक है, जनवरी के अंतिम रविवार में। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका 4 1 2 3, ऑप्शन है। ऑप्शन है इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? इसमें आयोडीन, इसमें जो है आयोडीन का कोई भूमिका नहीं। बाकी कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन इन तीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और जो वोल्ट है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसके बीच क्या अंतर है? इसके बीच क्या अंतर है ये बताना है। ठीक है, देखिए LTA को साधारणतः 3G के रूप में विपरीत किया जाता है। और वोल्ट को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में क्या किया जाता है, जो आपका वर्णित किया जाता है। और LTE डेटा ओनली तकनीक है और वोल्ट वॉइस ओनली कंट्रोल है। कौन सा विकल्प इसमें से क्या पूछा है? कौन सा विकल्प इसका कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, न तो फर्स्ट न तो सेकेंड। और इसके अंतर्गत अगर इनकी हम बात करें, इसमें जो LTE और वोल्ट हैं ये दोनों तकनीकें 4G का प्रयोग किया जाता है। और दोनों तकनीकें 4G इंटरनेट चलाने में मदद करती हैं। वोल्ट LTE की उन्नत तकनीक है, जबकि LTE से कॉल करने के लिए 4G इंटरनेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दोनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखाई देता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्पूफिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, आनुवांशिक परीक्षण जेनेटिक स्क्रीनिंग के बारे में कौन सा विकल्प सही है? जेनेटिक स्क्रीनिंग के बारे में कौन सा कथन सही होगा? किसी मनुष्य में एक विशिष्ट जीन की उपस्थिति की जांच के लिए DNA का विश्लेषण। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। इकोसिस्टम के संबंध में देखिए कौन सा विकल्प सही है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली होते हैं। सही आंसर इसका क्या सी हो जाएगा? प्राथमिक उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जैव वानिकी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है जैव वानिकी के बारे में। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। और यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है। इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन, जो कि गलत है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत जो है जैव वानिकी का अर्थात बायोनॉमिक्स होता है। ठीक है, बायोनॉमिक्स जो बायो और नॉमिक्स से मिलकर बनता है, जिसका मतलब होता है जीवन या जीवन से है। जिसका मतलब जीवन या जीवन से है, न कि जीवन का प्रबंधन है। ठीक है, तो सही आंसर दूसरा और तीसरा इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, ये बताना है। देखिए इसका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। सही आंसर डी हो जाएगा। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम क्या होंगे? सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो जाएगा, हिम नदी द्रवीभूत होने लगेंगे, समय से पूर्व आम के बौरे आने लगेंगे और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3, 4। सार्वभौमिक संपर्क बेहतर होगा, जो कि गलत है। बाकी हिमनद द्रवीभूत होंगे, समय से पूर्व आम के बौरे आएंगे, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था 1979 में। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 इसी में घोषणा इसका किया गया था। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। कार्बन व्यापार जो है यह क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, न कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। तो सही आंसर क्या है? डी। और क्योटो है कहाँ पे? क्योटो जो है आपके जापान में है और मॉन्ट्रियल है कनाडा में। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? धूपगढ़ चोटी है यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल किया जाना है वे हैं कौन है? वे कौन है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, वायु, मृदा एवं जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण भी आता है इसके अंतर्गत। वन अपरोपण और पेड़ पौधों एवं जंतु समूह की क्षति भी आती है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण भी। सभी विकल्प इसके सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सम्मिलित कीजिए। जो प्रदूषक दिए गए हैं इनको उनके कूट के हिसाब से आपको क्या करना है? सम्मिलित करना है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से यह रक्त में घुल करके कोशिकीय श्वसन को क्या करता है? बाधित करता है। ठीक है, कोशिकीय जो श्वसन है उसको बाधित करता है। ठीक, और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, धूल के कण से क्या होता है? धूल के कण या स्वास्थ्य से संबंधित रोग करते हैं। ठीक है, बाकी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड केंद्रीय नर्वस सिस्टम से है, धूल के कण या स्वास्थ्य से संबंधित शीशा वो बीमारी उत्पन्न करते हैं। और जो आपका शीशा है जो मानव मस्तिष्क जो है उसको क्या करता है? क्षय करता है, उसको क्षति पहुँचाता है। ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी की इससे क्षति हो जाती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर होता है। धूल के कण से स्वास्थ्य संबंधी बीमारी होती है। और शीशा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है। कारण इसका यह है कि मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका सी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। दिल्ली में जाड़े में वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि ठंडी वायु भारी होती है और भारी होकर के हवाएं क्या करती हैं? नीचे बैठती हैं, जिससे जो प्रदूषण का स्तर है, जो हवाएं वायुमंडल में धूल के कण या फिर से जो आपके धुआं है जो वायुमंडल में होता था, वो जब हवाएं भारी होती तो उन्हीं के साथ नीचे आता है, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी से संबंधित जो स्टैंडिंग स्टे है, इसका मतलब क्या है? स्टैंडिंग स्टे इसका मतलब होता है किसी निश्चित समय के दौरान मृदा में उपस्थित अजैविक पोषक तत्वों की मात्रा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्द्र भूमि जैव विविधता के दृष्टिकोण से अनुपयोगी होता है। आर्द्र भूमियाँ बाढ़ नियंत्रण में प्रभावी और तलछट कम करती हैं। आर्द्र भूमियाँ समुद्री तट रेखा को स्थिर करती हैं और समुद्र द्वारा होने वाली कटाव से तटबंध की रक्षा करती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2, 3। दूसरा, तीसरा सही, पहला गलत है। आर्द्र भूमि जैव विविधता के दृष्टिकोण से अनुपयोगी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, तो सही आंसर भी हो जाएगा। समानतः 30x30 लक्ष्य के रूप में ज्ञात एक वैश्विक पहल को अक्सर समाचारों में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन इस पहल से संबंधित अधिक प्रतिबिंबित, मतलब कौन इसके बारे में सटीक जो इसका एग्जाम वो कह सकते हैं कि इसका जो उल्लेख करता है कौन है? कम से कम 30% ग्रह को 2030 तक बचाने की बात की गई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है किसकी आवश्यकता है? अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिक से अधिक उपलब्धता। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के बारे में कौन सा कथन सही है? लगान का विनियमन करना, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही हैं। सभी विकल्प भारत में पट्टेदारी सुधार के बारे में सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? इनके द्वारा भारत को कितने लघु प्रदेशों में बांटा गया था? 60। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 60। निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण अब तेल कंपनियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। पहले भारत सरकार इसका निर्धारण करती थी, लेकिन अब जो है इस तेल का निर्धारण करने की जो जिम्मेदारी है या फिर से स्वतंत्र रूप से भारतीय कंपनियों पर छोड़ दिया गया। सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ पे है? खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय है मुंबई में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और इसके गठन की बात करें, स्थापना ये 1957 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 1957 में हुआ था और यह भारत सरकार के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, ठीक। तो सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुनिए? गोस्वामी समिति यह औद्योगिक रूढ़ता से संबंधित है। जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच करने के लिए। मल्होत्रा समिति का बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। तारापुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा के लिए। कौन सा विकल्प इसका गलत है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तारापुर समिति का जो गठन किया गया था पूंजी खाते में रुपए की परिवर्तनीयता से संबंधित सलाह देने के लिए तारापुर समिति का गठन किया गया था। तो सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, ठीक। और बात करें अगर वित्त आयोग, 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन के पी साल्वे, ठीक है। एन.के.पी. साल्वे 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. पंत। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और ए.एम. खुसरो थे। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ए.एम. खुसरो और 12वें के सी रंगराजन, ठीक है। 11वें, ठीक। देखिए, एन.के.पी. साल्वे 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। के.सी. पंत 10वें वित्त आयोग के। एम.के. खुसरो 11वें वित्त आयोग के और सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो सही आंसर इसका 1, 3, 4 तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से मेल नहीं खाता है? मतलब इसमें जो है आपको सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, ठीक है। इसमें जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं हैं किसमें किसका लक्ष्य रखा गया था उसे सम्मिलित करना है, ठीक। इसमें टोटल 5 है, ठीक है। इसमें जो है सम्मिलित करना है। प्रथम योजना के अंतर्गत प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इस पर सामुदायिक विकास पर फोकस किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास पर फोकस किया गया था, ठीक है, सामुदायिक विकास पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तीव्र औद्योगिकरण पर फोकस किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में आधारभूत उद्योगों के प्रसार पर बल दिया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्वावलंबन के साथ जो विकास है इसकी बात की गई। तो पाँचवीं पंचवर्षीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 120 का डी हो जाएगा। 2, 1, 3, 5, 4, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ये बहुत गंदा क्वेश्चन सेट किए हैं सब। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखिए, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 और रोजगार आश्वासन योजना की शुरुआत की गई थी 1993 में। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई थी 2000 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 3, 2, 1, ऑप्शन डी हो जाएगा। 4, 3, 2, 1, ऑप्शन डी इसका सही है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का वास्तविक स्वामित्व अंशधारियों के पास होता है। मानव विकास रिपोर्ट 2010 के अनुसार भारत में औसत स्कूल अवधि का संभाव्य स्कूल अवधि क्रमशः 4.4 और 10.3 है। भारत के जनसंख्या प्रक्षेपण के संदर्भ में आयु भूकंप अवधारणा का संबंध है बाल आयु जनसंख्या से। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है बताना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आयु भूकंप की बात करें, इस अवधारणा का संबंध बाल आयु जनसंख्या से नहीं है बल्कि वृद्धों की जनसंख्या में बढ़ते अनुपात से है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। बाकी देखिए, इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। 84 गुंबद कहाँ पे है? 84 गुंबद है जालौन में, ठीक है, जालौन में है। जामा मस्जिद है मुरादाबाद में। बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? कुशीनगर में। कामतगिरी पर्वत है चित्रकूट में। ऑप्शन सी हो जाएगा। 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। संपूर्ण देश की तुलना के कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है, जो कि गलत है। ठीक है, गलत है, क्योंकि इसकी अगर हम बात करें, संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में कम है। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक, सोनभद्र, इलाहाबाद, ललितपुर, मिर्ज़ापुर। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, सोनभद्र में क्या पाया जाता है? सोनभद्र में पाया जाएगा आपका चूना पत्थर। ठीक है, और इलाहाबाद में पाया जाएगा शीशे वाला बालू, ललितपुर में तांबा, मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्लेम। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 4-3-2-1 ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूर्यकांत त्रिपाठी इनके द्वारा किसकी रचना की गई थी? सूर्यकांत त्रिपाठी, इनका उपनाम दिया गया। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी, इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम है निराला। और रघुपति सहाय को जाना जाता है फिराक गोरखपुरी के नाम से, और वैद्यनाथ मिश्र को नागार्जुन, और धनपत राय श्रीवास्तव को मुंशी प्रेमचंद। सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, कौन इसमें सही सुमेलित है? कन्नौज जैविक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए, चित्रकूट लकड़ी के खिलौना, और प्रतापगढ़ अमृत जेल। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतापगढ़ अमृत जेल। ये आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या घनत्व के संबंध में आरोही क्रम के अनुसार लगाना है इनको। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। गुजरात, कर्नाटक, असम और हरियाणा। गुजरात, कर्नाटक, असम और हरियाणा। गुजरात का जो जनसंख्या घनत्व है 308 है, कर्नाटक का जनसंख्या घनत्व है 319, असम का जनसंख्या घनत्व है 300, असम का जो जनसंख्या घनत्व 398 है, 398, और हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है 573। तो ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित नियमों में से कौन सा एक सही सुनिश्चित है? जनगणना और भारत में लिंग अनुपात, कौन इसमें से गलत है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 2011 में 925 नहीं है। 2011 में जो आपका लिंग अनुपात है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात 943 है। ठीक है, 943। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जनसंख्या का आकार और इसकी रचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। उस व्यवसायी के समूह की प्रजनता जिसमें पत्नियां अधिक लाभकारी पेशों में लगी हैं कम होती हैं, तुलना में उसी आर्थिक वर्ग में जहां ऐसा नहीं है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको ये आप रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो इससे मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 2 1 3 4, 5 2 1 3 4। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 25 पाठकों में से 10 गुजराती आपका जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा 8। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 का सही आंसर बी है 125। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 का सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 138 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 का सही आंसर ए है। जीएस का लास्ट क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 34। ठीक, ये आपका जीएस वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ, और हिंदी वाले सेक्शन को भी इसी में कंप्लीट कर लिया जाता है, जैसे कर लिया जाएगा, क्योंकि जैसा कि दोनों पेपर आप लोगों का साथ ही होना है, तो एक ही वीडियो में दोनों अगर टेस्ट सीरीज कंप्लीट कराए जाएंगे हिंदी और जीएस वाले सेक्शन को, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो आपका जो हिंदी वाला सेक्शन है उसको भी इसी में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक, तो बाकी वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में दे दिया करें। ठीक है।